पूरे देश में बचे हुए 4 चरणों के लिए चुनाव प्रचार और मतदान बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। एक तरफ उम्मीदवार जगह जगह चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग और उम्मीदवारों की भी हर संभव कोशिश है कि हर एक मतदाता को अपने मताधिकार के इस्तेमाल का मौका जरूर मिले। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ खास तस्वीरें। एक तस्वीर करनाल से आई है, जहां बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल खेतों में जाकर खेत मजदूरों के बीच चुनाव प्रचार करते दिखे। तो वहीं जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में चुनाव आयोग की पोलिंग टीम ईवीएम और मतदान के साजो सामान को लेकर एक बुजुर्ग के घर पहुंची ताकि वो वोट दे सके। वहीं उत्तर प्रदेश के औरैया में मतदान की जागरूकता बढ़ाने के लिए पिंक स्कूटी रैली आयोजित की गई। तो बिहार के छपरा में साइकिल रैली निकालकर वोटिंग का संदेश दिया गया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं घर का लक कनेक्शन। जी हां, एक ऐसा घर जो चुनाव में जीत की गारंटी देता है। सियासत में आजकल इस मकान की खूब चर्चा है। हाजीपुर में एक ऐसा मकान है जो यहां से चुनाव लड़ने वालों को जीत की गारंटी देता है। कहते हैं जो इस घर में चुनाव कार्यालय खोलता है उसकी जीत तय होती है। आंकड़े इसकी गवाही भी देते हैं। चुनाव में जीत के लिए वोटर्स को साधने, समीकरणों को सेट करने के साथ चुनावी मैनेजमेंट का अहम रोल होता है। लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि किसी खास जगह और मकान में महज चुनाव कार्यालय बना लेने भर से चुनाव में जीत की गारंटी मिल जाती है? हाजीपुर में डाक बंगला रोड पर ये है इंदुभूषण ठाकुर का घर। इस घर का रामविलास पासवान की लगातार चुनावी जीत से अजीब संयोग जुड़ा है। 1977 के पहले चुनाव से लेकर 2014 के चुनाव तक कुल 10 चुनाव में 8 बार रामविलास पासवान को जो जीत मिली, उस वक्त पासवान का प्रधान चुनाव कार्यालय इंदुभूषण सिंह के घर में रहा। साल 1984 और 2009 में चुनाव कार्यालय इंदुभूषण सिंह के घर के बजाय पास के ही एक मकान में बनाया गया था, लेकिन इन दोनों बार रामविलास पासवान चुनाव हार गए। रामविलास पासवान जी प्रथम बार 1977 में यहाँ से चुनाव लड़ने आए थे, उस समय से ही इनका कार्यालय यहाँ रहता है। निरंतर जितने बार चुनाव लड़े, संयोगवश 84 और 2009 में यहाँ कार्यालय नहीं था, जिस समय वो यहाँ से चुनाव हार गए थे। और इसके बाद निरंतर 2014 तक, जब तक वो चुनाव लड़े, कार्यालय यहाँ ही उनका रहा है और यहाँ से ही वो जीत हासिल करके, यहाँ तक कि 2 बार वर्ल्ड में रिकॉर्ड भी बना। तो शुभ मानते थे सब दिन कि मेरा कार्यालय टुनटुन बाबू आप ही के यहाँ रहेगा, जब भी रहेगा। दिलचस्प बात ये भी है कि इंदुभूषण सिंह का राजनीति से ज्यादा सरोकार नहीं रहा, फिर भी वो लगातार रामविलास पासवान से जुड़े रहे। रामविलास पासवान इंदुभूषण सिंह के घर को खुद के लिए लकी मानते थे। हम लोगों से रामविलास पासवान जी का व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध है और हमारा ये कोई कॉमर्शियल व्यवहार के लिए हमने कभी इस चीज़ का नहीं उपयोग किया है। उनसे व्यक्तिगत एक परिवार के सदस्य, छोटे भाई की तरह पूरे जीवन उनके साथ रहा। जब तक यहाँ राजनीति में वो सक्रिय रहे, यहाँ से आते रहे और भविष्य में इस परिवार के जुड़ाव है। आज चिराग जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वही जो उनके साथ संबंध था रामविलास पासवान जी के साथ, निरंतर मरणोपरांत पहले तक भी उन्हीं के साथ रहेगा ऐसा संबंध, इसमें कोई दो मत नहीं। अब जब रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो भी इस लकी घर को वैसी ही अहमियत दे रहे हैं जैसा कि इस घर को उनके पिता ने दिया था। चिराग पासवान ने हाजीपुर के इस मकान में अपना प्रधान चुनाव कार्यालय बनाया और उसका उद्घाटन किया। आने वाले 10-12 दिन जब तक चुनाव पूरा नहीं हो जाता, ऐसे में मेरे लिए कार्यालय का एक खास महत्व है। इससे पहले हमेशा अपने पिता के लिए कार्यालय खोलने पर आता था। यहाँ पर कई समय हम लोग बैठे और ये पुराना कार्यालय। चुनावी मैदान में पिता के लिए जो मकान लकी साबित हुआ, क्या वही मकान बेटे चिराग के लिए लकी साबित होगा? 4 जून को जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, इसका जवाब उस दिन जरूर मिल जाएगा। हाजीपुर से संदीप आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, देश भर के अलग अलग इलाकों से अजब गजब प्रचार की भी तमाम तस्वीरें रोजाना आ रही हैं। चुनाव प्रचार में कहीं नेता नाच गाकर वोटर्स को मना रहे हैं, तो कहीं पर घोड़ा तो कहीं बैलगाड़ी की भी सवारी करते दिख रहे हैं। और तो और चुनाव प्रचार में अब गधे और भैंस की एंट्री भी हो चुकी है। इस महंगाई में हम चरपहिया से तो नहीं जा सकते, तो ये भैंसे में चले जाएंगे साहब। ये काम करते रहेंगे, हक की लड़ाई लड़ने की कोशिश करते रहेंगे। कड़वे यथार्थ को आक्रामक अंदाज में कहने वाले जनवादी कवि अदम गोंडवी ने कभी कहा था, आंख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, अपने शाहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे। एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए? 4-6 चमचे रहें, माइक रहे, माला रहे। लेकिन तब अदम गोंडवी को शायद ये मालूम नहीं रहा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब भावी जनसेवकों को चुनाव में माइक और माला के साथ साथ गधा, घोड़ा, बैल और यहाँ तक कि भैंस की भी जरूरत पड़ने वाली है। ये तस्वीर अदम गोंडवी के गृह राज्य यूपी के बस्ती से आई है। यूं तो देश में इस समय चुनाव लड़ने वाला हर नेता लोकसभा में जाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन बस्ती के इन महाशय पर संसद बनने की ऐसी धुन सवार हुई है कि तबेले से भैंस निकाली और उसी पर बैठकर नामांकन भरने निकल पड़े। इसमें साहब ये हमारा बचपना का जो है लिया हुआ भैंसा था और इसको दे दिया था बेचारे चराने खिलाने के लिए। तो महंगाई है और हम देहात में पैदा हुए हैं, इस महंगाई में हम चरपहिया से तो नहीं जा सकते, तो ये भैंसे में चले जाएंगे साहब, यही सोच के निकला था। दरअसल निर्दलीय नामांकन करने के लिए 10 प्रस्तावकों की जरूरत होती है। तभी तो अब्दुल गफ्फार अपने प्रस्तावकों की बारात लेकर भैंसे पर सवार हो पूरी शान से जिला अधिकारी कार्यालय की ओर निकले थे। लेकिन गफ्फार भाई के लिए मामला तब फंस गया जब कलेक्ट्रेट के रास्ते में कोई भावी नेताजी के कुछ प्रस्तावक ही ले उड़ा। आप प्रत्याशी थे और नामांकन करने जा रहे थे, क्या कुछ हुआ? हाँ साहब, वो जो है निर्दलीय प्रत्याशी था और हमारे जो प्रस्तावक थे उनको रोक लिया गया। कुछ आदमियों की वजह से एक आध आदमी जो है उनको रोक लिया, मतलब प्रस्तावक नहीं पहुंचने की वजह से पर्चा हम नहीं दाखिल कर पाए। 5 मिनट लेट हो गया, इसकी वजह से हमारा पर्चा दाखिल नहीं हुआ। अब एक नजर बिहार के वाल्मीकि नगर से आई इस तस्वीर पर भी डाल लीजिए। वाल्मीकि नगर में एक नेताजी गधे पर सवार होकर नामांकन के लिए पहुंचे। इन महाशय का नाम सैयद हवारी है और ये वाल्मीकि नगर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि नेताजी की नामांकन रैली की हाईलाइट सिर्फ ये गधा नहीं था, बल्कि गधे पर सवार नेताजी गले में जूते चप्पलों से बना हार भी पहनकर आए थे। इसी तरह बिहार के बेतिया में एक उम्मीदवार बैलगाड़ी पर सवार होकर नामांकन के लिए पहुंचे। रिटायर्ड फौजी रमेश प्रसाद अपने दोस्तों के साथ बैलगाड़ी पर सवार होकर नामांकन के लिए तो रास्ते भर जय जवान जय किसान के नारे लगाते रहे। इस नजारे को देखने के लिए बेतिया की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। सड़कों पर कुछ ऐसी ही भीड़ बिहार के बक्सर में भी नजर आई, जब बक्सर से निर्दलीय प्रत्याशी ददन पहलवान घोड़े पर सवार होकर नामांकन के लिए निकले। गुलाबी पगड़ी और फूलों की मालाओं से लदे ददन यादव जब समर्थकों का हुजूम लेकर अपने घोड़े से कलेक्ट्रेट दफ्तर के लिए निकले तो बक्सर के लोग उन्हें देख दंग रह गए। वैसे चुनाव की उमंग के बीच देश भर में अजब गजब उम्मीदवार और अलबेले प्रचार वाले ऐसे तमाम रंग खूब दिखाई दे रहे हैं। बस्ती से संतोष सिंह और बक्सर से पुष्पेंद्र पांडेय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चारों तरफ चुनावी माहौल है और ऐसे में देश की सियासी फिजा सरगर्म है। नेतागण अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए बयानों के तीर छोड़ रहे हैं, तो वहीं विरोधियों पर वार भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अपनी ही पार्टी की बनाई पिच खोद रहे हैं। ओवरसीज कांग्रेस के अब भूतपूर्व हो चुके हैं अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी को सांसद में डाल दिया है। Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa.
कांग्रेस पार्टी के सबसे धाकड़ नेता राहुल गांधी को 72 बखेड़े झेलने पड़ते हैं। चुनाव से पहले राहुल जी बाकायदा रोलर चलाकर बढ़िया पिच तैयार करते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान जैसे ही पैड ग्लव्स पहनकर और बल्ला हाथ में थामकर बैटिंग के लिए उतरने को होते हैं, उन्हीं का ही अपना कोई खासम खास फावड़े से उन्हीं की ही बनाई पिच खोद डालता है। राहुल की बनाई पिच खोदने की फनकारी के मामले में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का कोई जवाब नहीं है। पहले चरण के चुनाव के बाद उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स के अमेरिकी मॉडल का हवाला देकर राहुल की पिच में गड्ढे किए थे, लेकिन तीसरे चरण के चुनाव के बाद तो पूरी पिच ही खोद डाली। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक पॉडकास्ट में सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा ने हिंदुस्तानियों की नस्लों का ऐसा वर्गीकरण किया कि ओवरसीज में बैठे बैठे कांग्रेस की जीत की संभावनाओं को सीज कर दिया। We have survived 70 years, 75 years in a very happy environment where people could live together, leaving aside few fights here and there. We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. अब बताइए भला कि चुनाव के दौरान कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले भारतीयों को चाइनीज नस्ल का, पश्चिम भारत के लोगों को अरबियन जैसा, दक्षिण भारतीयों को अफ्रीकी मूल के लोगों जैसा और उत्तर भारतीयों को फिरंगियों जैसा कहेगा तो क्या होगा? अरे पित्रोदा जी, आपको तो मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट पर चीन की कैसी वक्र दृष्टि है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों की तुलना करनी ही थी तो जापानियों से कर देते। अब हो गई ना गुगली। खैर, पीएम मोदी को तो ऐसा फील हुआ मानो बिन मांगी मुराद मिल गई हो। सैम पित्रोदा के बनाए रिंग में उतरकर मोदी ने कांग्रेस को उठाकर ऐसे पटका कि कांग्रेस की कमर सीधी नहीं हो पा रही है। गांधी परिवार के बेहद करीबी और शहजादे के सबसे बड़े सलाहकार ने जो कहा है वो शर्मनाक है। कांग्रेस को लगता है कि जो लोग नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो चाइनीज की तरह लगते हैं। क्या ऐसी बातें देश स्वीकार कर सकता है क्या? पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी के तेवर देखकर कांग्रेस को इल्हाम हो गया कि गंगाराम जी ने 7 समंदर पार बैठकर ही कांग्रेस की लुटिया समंदर में डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लिहाजा पार्टी ने तत्काल ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष की सारी शक्ति सीज कर दी। लेकिन कमान से निकले तीर और जुबान से निकले लफ्ज का कोई इलाज थोड़े ना होता है। कांग्रेस के नेताओं को लग गया कि पट्टे ने बड़ा नुकसान कर दिया है, इसलिए अपने दिग्गी राजा के भाई लक्ष्मण सिंह ने तो सत्यनारायण गंगाराम जी की सेवा के लिए बाकायदा अपनी पादुका निकाल ली। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स के अपने ऑफिशियल हैंडल पर कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट को टैग करते हुए दिग्गी राजा के अनुज ने लिखा कि सैम पित्रोदा का बयान अत्यंत शर्मनाक है, इसमें जितने जूते मारे उतने कम हैं। भाई लक्ष्मण सिंह जी, आपकी इस तमतमाहट को देखकर तो त्रेता युग के लक्ष्मण के साथ परशुराम संवाद की याद ताजा हो गई। खैर, पित्रोदा जी ने बोला तो बोला, हुआ तो हुआ, कोई क्या कर सकता है। पर पीएम मोदी पूरे मूड में हैं, इसलिए राहुल गांधी को पित्रोदा की पिच पर पछाड़ने के बाद अडानी अंबानी के अखाड़े में भी खींच लिया। जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है।
पित्रोदा जी की खोदी पिच पर खेलने से राहुल गांधी बेशक बचे, लेकिन अडानी अंबानी की पिच पर पीएम मोदी ने जैसे ही राहुल भैया को ललकारा, वो तलवार ढाल लेकर युद्ध के मैदान में कूद पड़े। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। साफ है कि आम चुनाव का मुकाबला काफी जायकेदार हो गया है और जनता चटकारे लेकर जायकेदार बयानों का लुत्फ उठा रही है। जनता भी कह रही है कि हुआ तो हुआ, लेकिन नतीजों का क्या होगा इसका फैसला जनता खुद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस बीच हिमाचल के मंडी से कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने एक बार फिर से कंगना पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कंगना की बातें हवा हवाई हैं, उन्हें हिमाचल की कुछ भी जानकारी नहीं है। देखिए, कंगना जी को यहाँ की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है। एयरपोर्ट का कार्य जयराम जी के समय में ही उसमें कुछ कार्य नहीं हुआ, ना लैंड की अवेलेबिलिटी है, ना आपके एविएशन डिपार्टमेंट से दिल्ली से कोई उसमें पैसा आया, ना उसमें अभी तक कोई सर्वे हुआ है, ना उसमें कोई फिजिबिलिटी और सोशल इम्पैक्ट सर्वे हुआ है। तो ये केवल हवाई बातें हैं, इसका धरातल पे अभी तक कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। ये ज़रूर है, हम भी समर्थन करेंगे कि यहाँ पे एयरपोर्ट आने वाले समय में बने, हम उसके लिए प्रयास करेंगे। मगर जिस जगह पे वो बनाना चाह रहे थे वो एक बहुत ही फर्टाइल एरिया है, उपजाऊ ज़मीन है, उसको मिनी पंजाब कहा जाता है। अगर वहाँ से हम इतने फर्टाइल एरिया पे एयरपोर्ट बना देंगे तो वहाँ के जो बागवान हैं, खास करके किसान हैं, उनकी जो समस्या है उसको सुनना भी हमको बहुत आवश्यक है, क्योंकि इतनी फर्टाइल लैंड इस इलाके में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मजबूती से लड़ रहा हूँ और जैसा मैंने कहा कि हमारा डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। जो बीजेपी की प्रत्याशी है, क्या क्या बातें करती हैं, पूरा देश उस चीज़ को देख रहा है, उस पर ज़बरदस्त उनकी ट्रोलिंग हो रही है, ज़बरदस्त वो चीज़ें आ रही है, तो उस पर मैं क्या कहूँगा, सब लोग देख रहे हैं। वोट फॉर गुड में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।